Yeah. In today's class, we will go with William Shakespeare, a very important class. But here, William Shakespeare means only biographical study of William Shakespeare. Yeah, you can say key about his age, because we are taking the class of history of English literature. We are not going with you can say writers which are prescribed in syllabus. Yeah, the in a yeah, yeah, you can say ki in a very detailed way we are not covering the writers or their works. Only at a glance we will talk about विलियम शेक्सपियर. यहाँ पे एट अ ग्लांस में हम लोग विलियम शेक्सपियर को लेके बात करेंगे. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा है. और फिर से एक बार मैं बता दूं कि कल की क्लास में मैंने यूनिवर्सिटी विट्स को कवर किया था. कल की क्लास में मैंने आपका ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा को मैंने कवर किया था. आज की क्लास में मेरा टारगेट है कि फ्रांसिस बेकन को लेकर के बात हो, विलियम शेक्सपियर को लेकर के बात हो. सो यू सी हियर कि जो पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट है कि विलियम शेक्सपियर जो है ऑलरेडी वी नो कि ही वाज बोर्न इन 1564 डाइड इन 1660. ये कॉमन सी बात है कि on he was born on Stratford upon Avon in Warwickshire in 1564. 1564 में जन्म हुआ, 1616 में मौत हुई है. इसको पढ़ते पढ़ते हर आदमी जान गया कि हाँ ये चीज हुआ था. प्लस 23rd अप्रैल वी आल्सो नो कि जो स्टैटफर्ड अपॉन एवन इन वार्विकशायर है. स्टैटफर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, एवन इज द नेम ऑफ द रिवर एंड वार्विकशायर इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. We also know about these points. Stratford upon Avon in Warwickshire. बट यू फाइंड हियर कि इसके अलावा जो है कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कोटेशंस की क्रिटिक्स ने उनके बारे में क्या कहा. बट बिफोर टेकिंग दीज पॉइंट्स आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू हियर कि विलियम शेक्सपियर मैरिड एनी हैथावे. माँ का नाम उनके जॉन शेक्सपियर था. सॉरी, फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, माँ का नाम मेरी आर्डर शेक्सपियर. wrote 37 plays, 154 sonnets, two long narrative poems. These things we know. सॉनेट 1609 में थॉमस हार्पे ने पब्लिश किया था. फर्स्ट फोलियो ऑफ ड्रामा आया 1623 में. सेकंड फोलियो जो ड्रामा आया वो 1632 में आया. ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो. अब अगर जब हम बात करते हैं तो शेक्सपियर we study either in graduation or post graduation and sometimes even in if you talk about UP board in class 12 कोई ड्रामा. शबाना, आपके यहाँ से आप बहुत ज्यादा आवाज आती है. आई डोंट नो कि व्हाई डिड यू म्यूट, अपने म्यूट सॉरी अनम्यूट क्यों किया है. मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ा. सो आई वाज टेलिंग यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स की जब भी आप बात करते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि शेक्सपियर शेक्सपियर का वर्क तो एट अ ग्लांस में थी हम सबको पता कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो नहीं करना है. बट वाई शेक्सपियर, you when you talk about William Shakespeare, there are some important things. He, as a dramatist, he has written 37 plays, and his plays can be divided into tragedies, comedies, love tragedies, Roman plays, romance. ये सारा का सारा चीज जो है. और when you talk about his four tragedies, Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello, ये भी हमें पता है. When you talk about love tragedy, some beautiful names come. Antony और Cleopatra का नाम है Romeo and Juliet. When you talk about you can say कि romance, the Tempest के अलावा और भी plays हैं जो उस कैटेगरी में fall करते हैं आते हैं. When you talk about famous comedies, you find what you find uh, as you like it, Twelfth Night, The Merchant of Venice, All's Well That Ends Well. These things you find. Comedies के और भी types जो है देखने को मिलते हैं. बट इन दिस क्लास यू विल फाइंड कि व्हाट वाज सेड अबाउट दिस मैन. एक आप कह सकते हैं कि बेन जॉनसन जो उनके कंटेम्परेरी थे एंड ऑलरेडी इन सो मेनी शीट्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि बेन जॉनसन वाज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन is famous for writing comedy of humor.
स्पेशली एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और उनका अपना और भी प्ले है, सीजेनस है, कैटलीन है, ये सब चीजें रही हैं। तो बेन जॉनसन जो कि जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर थे, बेन जॉनसन ने क्या कहा? सोल ऑफ द एंजल, द applause, delight, the wonder of our stage, triumph my Britain, thou hast once to show, to whom all scenes of Europe homage owe, he was not of an age but for all time। यही लाइन हर बार पूछी गई है। कौन सी लाइन पूछी गई है? अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ही वॉज नॉट फॉर एन एज ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज but for all time। but for all time। So we see or we find here कि about this man, about William Shakespeare, his contemporary Ben Jonson says कि he was not of an age but for all time। He was such a great dramatist, he was such a popular dramatist, a well-known dramatist who served not only for a particular age or age in which he was born, बल्कि उनको हमेशा याद किया जाएगा। और ही इज बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, वो समय की परिधि और जो जो स्थान की परिधि है उससे बियॉन्ड है। तो उसके बियॉन्ड होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि उनको केवल यूरोप में पढ़ाया जा रहा है, एशिया के लोग अफ्रीका के स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा। नो, यू कैन जस्ट सी दिस मैन एवरीवेयर। जहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है, कंपैरेटिव लिटरेचर की बात चल रही है, यू फाइंड दिस मैन। तो एक कोटेशन अगर एक कभी भी आता है कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बात किसने कही है? बेन जॉनसन ने कही है। बाकी और सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो छोटा मोटा था वो मैंने आपको बताया कि उनका लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में और तमाम चीजें। तो एक पॉइंट ये आपको नोट करना आज की क्लास में कि किसने कहा है। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ए फ्रेज, LITTLE, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। ये भी किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर को जो जानकारी थी वो किस चीज की? थोड़ी सी लैटिन की और थोड़ी सी ग्रीक की जानकारी थी। और आपको ये पता है कि उनका जो स्कूलिंग था वो बहुत ही जो है कम हुआ था। जो भी उनको नॉलेज था वो प्रैक्टिकल नॉलेज था ड्रामा का, या उससे जो थिएटर से जुड़े हुए थे, तो उनका जो भी नॉलेज था वो प्रैक्टिकल था, वो इस तरह का कोई नॉलेज नहीं था। तो यू फाइंड दूसरा चीज क्या है? लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इट वॉज सेड बाई हुम? इट वॉज सेड बाई बेन जॉनसन। किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। दूसरा एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है कि उन्हीं के लिए एक वर्ड यूज किया गया था, फ्रेज अप स्टार्ट प्रो। ये सब आपको पता है, मैं ऐसा कोई चीज नहीं बता रहा हूँ। भाई रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, अप स्टार्ट प्रो बाई रॉबर्ट ग्रीन। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि ये शब्द किसने या ये फ्रेज किसने यूज किया? अप स्टार्ट प्रो किसने यूज किया हुआ? रॉबर्ट ग्रीन ने यूज किया हुआ। एक और पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, जो इसी एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, PEAR, हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर।
मार्लो सर। क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो। अब मेरे साथ एक चीज तुरंत रिपीट करिए। Who said he was not for an age but for all time? Ben बेन Jonson. जॉनसन। Yeah, he studied little Latin and less Greek. बेन Ben जॉनसन। Jonson. जॉनसन। Who used the phrase "upstart crow"? रॉबर्ट ग्रीन। Robert Greene. And who paved the way for Shakespeare? क्रिस्टोफर Christopher मार्लो। Marlowe. Christopher Marlowe. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एक और जो बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछा जा चुका है, वो ये वाला पॉइंट है कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, वी आस्क दाउ स्माइल्स एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ये बात जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही हुई है अपने सोनेट शेक्सपियर में। तो ये लाइन कई बार पूछा जा चुका है कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, OTHERS, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन। ये बात किसने कही है? एम से मैथ्यू, ए से अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड जो विक्टोरियन एज के पोएट है, उन्होंने एक सोनेट लिखा था शेक्सपियर के ऊपर, और ये कहा जाता है कि वह सोनेट एक तरह का ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। किसके ऊपर श्रद्धांजलि? शेक्सपियर के ऊपर। तो अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। बहुत सारे लोगों से जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ आपकी आर्ट को लेकर के, आपकी राइटिंग को लेकर के, आपका जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसको लेकर के, बट नो वन इज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। दे अबाइड, वे उसको अबाइड करते हैं। तो आई हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कि जो पोएट है वो जो है किसकी तारीफ कर रहा है? द पोएट इज एडमायरिंग विलियम शेक्सपियर। पोएट विलियम शेक्सपियर की तारीफ कर रहा है। पोएट जो है विलियम शेक्सपियर को एक तरह से कहता है कि वो आउट टॉपिंग नॉलेज है, जो ज्ञान है, ज्ञान की जो परिधि है उससे उसके ऊपर है। उसके ऊपर का मतलब कि लोगों को का जो ज्ञान का दायरा है उस परिधि में शेक्सपियर नहीं आते। शेक्सपियर इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड प्लेस एंड बियॉन्ड नॉलेज। किसकी नॉलेज? क्रिटिक्स का नॉलेज है। तो एक चीज उन्होंने ये कहा हुआ है, और दैट पार्टिकुलर लाइन आई वुड लाइक टू कोट हियर, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। हियर यू फाइंड इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, तो यहीं पर है इसी उसमें, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क। वी आस्क मीन्स वी क्रिटिक, वी पीपल या वी स्कॉलर, वी एकेडमिशियन आस्क क्वेश्चन। वी वांट टू नो अबाउट व्हाट? अबाउट योर पोजीशन, अबाउट योर आर्ट, अबाउट योर ह्यूमनिज्म, द थिंग विच यू हैव रिटन। बट जो आप है वो आउट टॉपिंग नॉलेज है, ज्ञान का जो सबसे टॉप पॉइंट है या उससे भी आप जो ऊपर है। फिर करेंगे एंड दाउ हु डिड द स्टार्स एंड सनबीम्स टू नो। ये भी लाइन पूछा जा चुका है। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ ऑनर, सेल्फ सिक्योर। दिस लाइन हैज बीन आस्क्ड। ये कहाँ का है? शेक्सपियर के ऊपर है कि उन्होंने जो किया खुद से किया। जो है उन्होंने ही गॉट हिज एजुकेशन, means no teacher taught him, no teacher taught him. He got his education by his own endeavor, self schooled, self stand and self secure. So ये चीजें जो है क्या किससे रिलेटेड रहा है? आपका मैथ्यू अर्नोल्ड, और मैथ्यू अर्नोल्ड का साने शेक्सपियर, और किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। यहीं पे एक पॉइंट और है जो अलेक्जेंडर पोप का है, यहाँ पे है। Pope said that Shakespeare was not an imitator, but an instrument of nature. Rather, it was nature who spoke through him. ये भी पूछा जा चुका है कि किसने कहा है कि पोप जो है क्या थे? वो इमिटेटर ऑफ नेचर नहीं थे। पोप said that Shakespeare was
शेक्सपियर वॉज नॉट एन इमिटेटर, शेक्सपियर किसी चीज की नकल नहीं करते थे, बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर, बल्कि नेचर के तो वो एक इंस्ट्रूमेंट थे। रादर इट वॉज नेचर हु स्पोक थ्रू हिम, बल्कि नेचर खुद अपनी बातों को शेक्सपियर के माध्यम से रखती है। तो एक तरह से उन्होंने बातें वही कही है, लेकिन उसको थोड़ा सा उनका अपना कहने का अंदाज कहा जाए कि आर्टिस्टिक है, और काफी उन्होंने इसको ब्यूटीफुल ढंग से प्रेजेंट किया हुआ है। तो इफ द क्वेश्चन कम्स कि हु सेड शेक्सपियर वॉज नॉट एन इमिटेटर बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर, rather it was nature who spoke through him. It was said by whom? It was said by Alexander Alexander Pope. Pope. Nature herself was proud of his design and joyed to wear the dressing of his life. ये भी जो है किसके द्वारा कहा गया? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो these two lines you have to remember कि दूसरे में उनका nature herself was proud of his design, नेचर को उनकी डिजाइन पर प्राउड था, गर्व था, and joyed to wear the dressing of his लाइन्स। और जब भी जो है नेचर उनकी कविताओं में आती थी, हमेशा सच करके आती थी नेचर। तो ये जो नेचर है, ये किसको लेकर उन्होंने बात की? ह्यूमन नेचर को लेकर के बात किया हुआ, मानव स्वभाव को। वो प्रकृति को लेकर के नहीं बात करते, जो हम विलियम वर्ड्सवर्थ में देखते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ह्यूमन नेचर की उन्होंने ह्यूमन नेचर का बहुत अच्छे ढंग से जिक्र किया है या बातें की है। तो नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज life. So you see this point key, others abide our question, all these things we have done. Now the you find कि यहाँ पर कुछ और क्रिटिक्स हैं जिनके रोल को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि और ने क्या क्या कहा है। डॉक्टर जॉनसन का द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कंटिन्यूअली वॉशिंग dissolvable fabrics of other poets passes without injury by the adamant of Shakespeare. कह रहे हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ टाइम है, जो समय की धारा है, समय जो है, जो अन्य कवियों की प्रसिद्धि पर एक तरह से चोट पहुंचा रहा है, या समय जिसने अन्य कवियों की प्रसिद्धि को वक्त के साथ धूमिल कर दिया है, वक्त का कोई भी असर शेक्सपियर पर नहीं हुआ, बल्कि शेक्सपियर वक्त के साथ जो है लगातार चमकते रहे हैं। ये बात किसने कही है? डॉक्टर जॉनसन ने कही है। द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कंटिन्यूअली वॉशिंग डिसोलेबल फैब्रिक ऑफ द Anyone is getting sir's voice? No. No, voice is not coming. Hello, sir. Voice is not. हेलो Hello. We are not getting sir's voice. सर की आवाज ही नहीं आ रही। Sir is talking to someone. hello, yeah, are you getting my voice? Yes, Yes, sir, right sir. now. Yes sir, yes sir, right now sir. Okay. Then you find what कि Dr. Johnson ने what I told you कि the stream of time which is continually washing dissolvable fabrics of other poets passes without injury by adamant of Shakespeare. तो ये चीज उन्होंने कहा हुआ है कि जो है, जो वक्त की धारा है उससे तो सारे पोएट्स प्रभावित हो रहे हैं, बट अगर कोई नहीं प्रभावित हो रहा है, who is that poet? That is William Shakespeare. Dryden उनके बारे में कहते हैं, Dryden pointed out that Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the longest and most comprehensive soul. So many times this quotation has been asked, और ज्यादातर जो वर्ड आया हुआ कि he had the longest and most comprehensive soul. ये बात किसने कही है? ड्राइडन ने कही। ड्राइडन पॉइंटेड आउट, ड्राइडन ने कहा कि शेक्सपियर वाज द मैन, शेक्सपियर एक ऐसे आदमी थे हु ऑफ ऑल मॉडर्न, और जो कि जितने भी मॉडर्न पोएट्स हैं और जितने भी एंशिएंट पोएट्स हैं, अगर उनमें से कोई लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल रखता है तो वो कौन थे? शेक्सपियर थे। काउंटर रिकेट कहते हैं कि शेक्सपियर दैट ही वाज प्रोफाउंड एंड सर्चिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर जो है
ह्यूमन नेचर से संबंधित ज्ञान की खोज करने वालों में से थे। शेक्सपियर दैट ही वाज प्रोफाउंड एंड सर्चिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। According to Linguist ने कहा one of the most important characteristics which distinguish Shakespeare from his English rivals in the complexity of his characters, which as a rule are not represent only with the short span of a crisis। कह रहे हैं कि जो लिंग्विस्ट है उनका कहना है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शेक्सपियर के जो प्लेस है या जो उनके कैरेक्टर्स हैं या उनके जो ड्रामा है उसकी एक जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो शेक्सपियर को अलग करती है फ्रॉम हिज इंग्लिश राइवल्स, उनके जो है अंग्रेजी के समकक्ष दूसरे राइटरों से, वो क्या है, इज द कॉम्प्लेक्सिटी इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज कैरेक्टर्स, कि उन्होंने ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाए जिनको समझना आसान नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी अब उन्होंने कैरेक्टर्स को लेकर के शेक्सपियर की तारीफ की है। कॉम्प्टर रिकेट ने ह्यूमन नेचर को लेकर के तारीफ की हुई है। ड्राइडन ने कॉम्प्रिहेंसिव सोल को लेकर के तारीफ की हुई है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि समय का प्रभाव उनके वर्क पर कुछ नहीं रहा है। फिर आगे कॉम्प्टर रिकेट कहते हैं कि कॉम्प्टर रिकेट ऑब्जर्व दैट शेक्सपियर्स वुमेन हैव द प्राइमल क्वालिटीज ऑफ वुमेनहुड। उन्होंने कहा कि जो शेक्सपियर ने जो फीमेल कैरेक्टर का यूज किया है उसमें वुमेनहुड नजर आता है, कॉमन टू एवरी एज एंड देयरफॉर कैन नेवर बी डेटेड एंड देयर इज सटलिटी नो लेस देन एक्चुअलिटी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि शेक्सपियर ने अपनी फीमेल कैरेक्टर में जो वुमेनहुड दिखाया है, जो नारीत्व दिखाया हुआ है, वह नारीत्व जो है समय की परिधि से बाहर है, वह हर समय देखा जा सकता है। जैसे उन्होंने क्या दिखाया है, लव को लेकर, ब्यूटी को लेकर के, डांस को लेकर, म्यूजिक को लेकर या सजने संवरने की बातें जो है, तो ये ऐसा नेचर है जो वुमेनहुड में पाया जाता है और ये हर जगह जो है पाया जाता है, वो बियॉन्ड टाइम है। तो एक बात उन्होंने कही, किसने, कॉम्प्टर रिकेट ने कही हुई है। फिर कॉम्प्टर रिकेट कहते हैं कि कॉम्प्टर रिकेट सेज दैट शेक्सपियर हैज नो फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ही वाज एन आर्टिस्ट। ये भी पूछा जा चुका है। शेक्सपियर का जीवन का कोई दर्शन नहीं था। ही वाज एन आर्टिस्ट एंड कंसर्न प्राइमरली नॉट विथ पोस्टुलेटिंग थियरीज ऑफ लाइफ बट विद द स्टफ ऑफ लाइफ इटसेल्फ। कह रहे शेक्सपियर का कोई जीवन का दर्शन नहीं था, बल्कि जीवन के जो तत्व थे उन्हीं उसी को उन्होंने दर्शन बना लिया। उन्होंने जीवन के तत्वों पर लिखा या उनके ऊपर लिखा और वही क्या बन गए, वही जो है आपका एक तरह से उनका फिलॉसफी ऑफ लाइफ बन गया। उसके बाद है कि कॉम्प्टर रिकेट सेज दैट शेक्सपियर हैज नो फिलॉसफी ऑफ लाइफ, he was an artist and concerned primarily not with postulating theories of life but with the stuff of life itself. You have a dozen different points of view but no definite conclusion. Again कॉम्प्टर रिकेट फिर कहते हैं कि he was the supreme poet in an age of great poetry। ये भी पूछा जा चुका है। वह अपने समय के सबसे जो है महान कवि में से थे, बिकॉज हिज पोइट्री इज वाइडर इन रेंज एंड डीपर इन फीलिंग, क्योंकि उनकी जो पोइट्री है वह वाइडर इन रेंज एंड डीपर इन फीलिंग है देन दैट ऑफ हिज कंटेम्परेरीज। हैजली टॉक्स अबाउट शेक्सपियर्स मैजिक पावर। ये भी पूछा जा चुका है कि इन्होंने शेक्सपियर के जो है जादू को लेकर के बात किया कि शेक्सपियर का जादू शब्दों पर चलता था, मैजिक पावर ओवर वर्ड्स, कि शेक्सपियर का एक तरह से जादू था कि शब्द खुद ब खुद आते थे। ये बात किसने कही है, हैजलिट ने कही है। बेन जॉनसन ने कहा कि वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंग्विस्ट कहते हैं कि लिंग्विस्ट सजेस्ट दैट ही वाज नॉट ऑफ अ लैंड बट फॉर ऑल लैंड्स, कि वो एक जगह के लिए नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया के लिए थे। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा कि अ पोएट स्पीक फ्रॉम अ हार्ट इन यूनिसन विद हिज टाइम एंड कंट्री। अरे वह एक ऐसे पोएट थे जो अपने हृदय के साथ से बोलते हैं और समय के साथ और अपने वतन को भी ध्यान में रख करके, दोनों चीजों को ध्यान में रख करके वो बात करते हैं। तो जस्ट रिमाइंड मी विद जस्ट रिवाइज विद मी, और क्या कि हु सेड कि द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कंटिन्यूअली वॉशिंग डिसोलेबल फैब्रिक्स ऑफ अदर पोएट्स passes without injury by the adamant of Shakespeare। I would like to explain it in Hindi also कि जो the stream of time है, जो समय की धारा है, which is continually washing dissolvable fabrics of other poets, जो दूसरे कवियों की फैब्रिक्स को क्या कर रही है, डिसोलेबल कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है। passes without injury, लेकिन वह समय की धारा गुजर जाती बगैर नुकसान पहुंचाए हुए बाय द एडामेंट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की चमक को या शेक्सपियर के ज्ञान पर बगैर कोई
प्रभाव डाली हुई वो गुजर जाती, समय की धारा का कोई असर जो है नहीं पड़ता शेक्सपियर पर। हु गेव दिस स्टेटमेंट? Sir, Dr. Johnson. Dr. Johnson. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हु सेड शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न, शेक्सपियर एक ऐसे आदमी थे जो सारे आधुनिक एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स और शायद प्राचीन कवियों में हैड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। उनकी जो सोल है, जो आत्मा है, वह लॉन्गेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव है। आत्मा का लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यह है कि उनका जो सोल था वह एक तरह से ऐसा था जो जिसमें हर नजरिए से उन चीजों को एसिमिलेट करते थे, देखते थे, या हर चीजों को जगह देते थे। ये एक उनका पॉइंट है कहने का। हु सेड दिस पॉइंट? Dryden, sir. John Dryden. जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन किस एज के पोएट है? Restoration. रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज की डेट क्या है? Sir, 1662 or 1700 ना sir? हाँ, 1660 to 1700। Yes sir, yes. किसने किसने कहा है कि शेक्सपियर दैट ही वाज प्रोफाउंड एंड सर्चिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर? शेक्सपियर जो है एक तरह से मानव स्वभाव को जो है सर्च करने में सबसे आगे थे। Sir, Compton Ricketts. Compton Captain Ricketts. Ricketts. इसने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश शेक्सपियर फ्रॉम हिज इंग्लिश राइवल्स इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज कैरेक्टर। उनके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर को लेकर के किसने बात की हुई है, जो शेक्सपियर को अपने कंटेम्प्रेरी राइटर से अलग करता है। विच एज अ रूल आर नॉट रिप्रेजेंटेड ओनली विद अ शॉर्ट स्पान ऑफ अ क्राइसिस, जिसको संक्षिप्त समय में नहीं बताया जा सकता या नहीं प्रेजेंट किया जा सकता। Legois. Lugois. Sir, Legois. Linguist. Lugois. या Linguist, sir. हाँ, कौन कहते हैं कि जो है शेक्सपियर क्रिटिक्स कौन है वो जो कहते हैं कि he observed that Shakespeare's women have the primal qualities of womanhood common to every age and therefore can never be dated, and there is certainly no less Captain than Ricketts. actually Compton Sir, Ricketts। Compton Ricketts. Compton Ricketts, sir. womanhood को लेकर के बात किया। Sir, again we are not getting your voice. Sir, your voice is not getting. Hello, sir. Voice is not coming. Sir, आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. yes, sir. How are you? Yes sir. अच्छा, कौन ये कहते हैं कि जो है शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड? Sir, वही Linguist, sir. Linguist. linguist. Sir, इनका क्या Linguist. pronunciation है? लिग्विस्ट। Linguist, sir. Linguist. लिग्विस्ट। Okay, linguist. Okay sir, thank you. किसने कहा कि he was not of an age but for all time? Ben Jonson. Ben Johnson. किसने कहा कि शेक्सपियर talks about Shakespeare's magic power over words? Sir, William Hazlitt. Hazlitt. Hazlitt। Hazlitt. कौन कहता है he was the supreme poet in an age of great poetry because his poetry is wider in range and deeper in feeling? Captain Ricketts. Sir, Compton Ricketts. कौन कहता है कि he was a poet speaks from a heart in unison with his time and country? Ralph Ralph Waldo Emerson। Emerson.
I think now you got these points. ये जितना quotation है already I told you कि these are very significant quotations और इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कौन कहा कहा कि नहीं कहा। ज्यादातर ये होता है कि जो ओरिजिनल लाइन उनके ड्रामा से पूछी जाती है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और व्हाट क्रिटिक्स सेड अबाउट शेक्सपियर, क्रिटिक्स ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा, वो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने 2 बार रिवीजन आपको करा दिया इसको लेकर के। अब आपको जो है सामने क्या है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी का क्या क्या खासियत है। इट इज द स्टोरी ऑफ वन मैन। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें कई कैरेक्टर होते हैं, लेकिन कोई एक ही मेन कैरेक्टर होगा जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। आई एम टेलिंग यू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जैसे मैकबेथ है तो मैकबेथ के नाम पे मैकबेथ रखा गया। पूरे स्टोरी में वेन एवर यू रीड अदर कैरेक्टर्स आल्सो कम, लेडी मैकबेथ भी उसके समकक्ष ही है, बट जब भी होगा तो मैकबेथ ही आपके माइंड में या उसी का इमेज बार बार रूल करेगा या मूव करेगा। तो यू फाइंड की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसकी खासियत है कि इट इज द स्टोरी ऑफ वन मैन। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की इट इज द स्टोरी ऑफ सफरिंग एंड डेथ। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या कोई भी ट्रेजेडी होगा तो उसमें सफरिंग और डेथ होगा, क्योंकि उसमें ट्रेजिक एक्शन होता है। और जो सफरिंग और डेथ होता है वह जो किसका होगा, सफरिंग एंड डेथ ऑफ द मेन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं कि केवल एक ही होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा उसका डेथ होगा, वो कई लोगों को किल करेगा। उसके बाद जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो सबके सब मारे जाते हैं, लिविंग 1 और 2, एक या दो को छोड़ करके मोस्ट प्रोबेबली ऑल द कैरेक्टर्स दे डाई। So this is the second point. It is the story of suffering and death conducting to death. In Shakespearean tragedy, the hero is an outstanding figure. जो Shakespearean tragedy है उसमें जो हीरो होता है वो क्या होता है, वो एक आउटस्टैंडिंग फिगर होता है। व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग फिगर, उसके समकक्ष कोई दूसरा नहीं होता है, वही मेन होगा, उसी के चारों तरफ सारी Distinguished. चीजें मूव करेगी, डिस्टिंग्विश होगा बिल्कुल। तो जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें जो हीरो होता है वो आउटस्टैंडिंग फिगर होता है। शेक्सपियर एम्प्लॉयज सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स, ये बताने की जरूरत है कि थ्री विचेस का यूज आपका मैकबेथ में, घोस्ट का यूज आपका हैमलेट, जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है। द कॉन्फ्लिक्ट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज द एसेंस ऑफ होल ड्रामा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की सबसे बड़ी खासियत है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच, गुड और बैड के बीच। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच, हीरो और विलेन के बीच। कॉन्फ्लिक्ट किस रूप में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विचारों का होता है, विचारों का भी क्लैश होता है, अच्छे विचार और बुरे विचार। और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट वह होता है जब कहीं बैटल फील्ड में लड़ाई दिखा जा रही, तलवार का यूज किया जा रहा है, दुश्मन के सर काटे जा रहे हैं, ऑल दीस थिंग्स यूज। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज नो पोएटिक जस्टिस। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है। So I just want to tell you what you see here, या you find these points. आप ये सारे पॉइंट्स को पाते हैं, आप ये सारे पॉइंट्स को देखते हैं और ये चीजें आपको नजर आती है। क्या क्या चीजें नजर आ रही है, इट इज द स्टोरी ऑफ वन मैन, इट इज द स्टोरी ऑफ सफरिंग एंड डेथ कंडक्टिंग टू डेथ। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द हीरो इज एन आउटस्टैंडिंग फिगर। शेक्सपियर implies supernatural characters. The conflict in Shakespearean tragedy is the essence of the whole. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज नो पोएटिक जस्टिस। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पोएटिक जस्टिस शब्द का यूज किसने किया हुआ है। थॉमस राइमर नाम की एक जो है क्रिटिक ने, थॉमस राइमर ने इसका यूज किया हुआ है पोएटिक जस्टिस का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थॉमस राइमर, RHYMER। थॉमस राइमर ने इसका यूज किया पोएटिक जस्टिस, POETIC, जस्टिस, JUSTIC। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो जो इसके अलावा भी देखिए जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें क्या क्या चीजें और नहीं है, थ्री यूनिटीज का यूज नहीं। थ्री यूनिटीज जो है ग्रीक ट्रेजेडी का बहुत बेसिक पॉइंट है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में और किसका यूज नहीं, कोरस का यूज नहीं। कोरस का यूज क्या था, कोरस, कोरस जो है ग्रीक ट्रेजेडी में यूज किए जाते थे। एक ऐसा कैरेक्टर
या ग्रुप ऑफ सिंगर आप कह सकते हैं, या एक ऐसा कैरेक्टर जो कि क्या करते थे कि किसी कैरेक्टर की एंट्री से पहले उनको इंट्रोड्यूस करते थे, या आप कह सकते हैं कि आज के एंकर जैसे होते थे जो कि स्पेक्टेटर्स के बीच और स्पीकर के बीच जो है ब्रिजिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर कोई किसी को आपने गेस्ट के रूप में बुलाया और आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो है फला गेस्ट जो है आपको एड्रेस करेंगे, आपको बताएंगे, तो जो एंकर है, जो माइक संभाल रहा है, जो गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑडियंस से या स्पेक्टेटर्स से, तो ऐसा ही काम कुछ कौन करते थे, कोरस करते थे कि कोई भी कैरेक्टर की एंट्री से पहले वो जो है उसके बारे में, थीम ऑफ द प्ले के बारे में, और ये प्ले किसके बारे में, कौन सा कैरेक्टर एंट्री करने वाला, अब क्या होगा, कुछ ना कुछ एक तरह से इंट्रोड्यूस करते थे। तो वो चीज कोरस, और कोरस क्या होते थे, ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे जो कि चर्च में होते थे, और वे चर्च में कोरल सॉन्ग गाते थे। और यह कोरल सॉन्ग जो है किसके एडमायर में होता था, गॉड और गॉडेस की प्रशंसा के लिए होता था। तो मैं आई नो कि ये मैं पेज को चेंज करूं, ये तो मुझे लगता है आपने कवर कर लिया है। Yes, sir. नाउ यू सी, अभी अभी मैंने बताया कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। और द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट विच द हीरो एंड हिज पार्टी आर pitted अगेंस्ट देयर एंटागोनिस्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होता है, बैटल फील्ड में होता है। किसके माध्यम से डिसाइड किया जाता है ना, तलवार का यूज करके। वन हु वन द बैटल फील्ड, वन हु कट द थ्रोट ऑफ द एनिमी, वही विजेता बनता था। और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विच गोज ऑन इन द माइंड, या माइंड और सोल में होता था। और ज्यादातर अगर आपको याद होगा, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो ड्रामा में किसके माध्यम से दिखाया जाता है, दो डायलॉग के माध्यम से। एक डायलॉग को क्या कहते हैं, सॉलिलिकी, SOLILOQUY। और एक डायलॉग आपका होता था असाइड। सॉलिलिकी और असाइड में बहुत बेसिक अंतर है। सॉलिलिकी उस डायलॉग को कहा जाता था जब राइटर स्पीक करता था, और स्पीक करते समय, सॉरी राइटर नहीं, कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर अगर उसको स्पीक करता है और वही अकेले स्टेज पर है, कोई दूसरा कैरेक्टर वहां पर नहीं है, और सॉलिलिकी हमेशा उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता था, जो उसके दिमाग में चल रहा है, विचारों की अंतर्द्वंद जिसको कहा जाता है, विचारों का अंतर्द्वंद, विचारों का क्लैश, उस डायलॉग को सॉलिलिकी कहा जाता है। और ये हर ड्रामा में। तो सॉलिलिकी एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ड्रामा होता है, एक तरह का ड्रामा, डायलॉग्स ऑफ द प्ले होता है, जो स्पीकर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। और यह डायलॉग स्पीकर या कैरेक्टर उस समय बोलता है जब वह स्टेज पर अकेले होता है। असाइड भी ऐसी डायलॉग होता है, लेकिन जो असाइड होता है वह एक ऐसा डायलॉग होता है जब कैरेक्टर बोलता तो है, लेकिन स्टेज पर और भी कैरेक्टर मौजूद होते हैं उसके अलावा, और वे उसके और उसके बीच में दूरी हो जाती है। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर कि soliloquy is a type of dialogue spoken by a character on the stage when there is no other character, yeah, in the absence of all the characters, yeah, when he is alone. Soliloquy shows the mental conflict, या आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल क्लैश या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर स्पीक्स या अनफोल्ड्स his internal conflict या his ideas before audience when he is alone on the stage, जब वह स्टेज पर अकेला होता है और कोई दूसरा नहीं होता है, और जब वह अपनी मानसिक स्थिति का या मन में जो विचार चल रहा है उसका जो है जनता के सामने या स्पेक्टेटर्स के सामने रखता है, तो उस डायलॉग को सॉलिलिटी कहा जाता है। असाइड क्या होता है, असाइड इज द टाइप ऑफ डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर in the presence of other character on the stage, but they makes a distance, और उनमें क्या होता है, एक दूरी बन जाती है। और ये दोनों डायलॉग क्या होते हैं, कैरेक्टर्स के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट करते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि असाइड में और शालीलिखी में क्या अंतर है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। मैं आगे नहीं सर। और उसके बाद आपने ये देखा कि इसके अलावा और बताया जा रहा है कि क्या क्या और चीजें हैं। शेक्सपियर डज नॉट फॉलो थ्री यूनिटी, शेक्सपियर थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं करते, जिसमें टाइम, प्लेस और एक्शन, ये मैं अभी बात कर चुका हूँ। शेक्सपियर ट्रेजेडी हैज नॉट हीरोइन, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हीरोइन का उतना महत्व नहीं जितना हीरो का महत्व है। मर्डर, ब्लड, टेरर एंड कॉस्टली एटमॉस्फेयर आर द कॉमन पॉइंट्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। बिल्कुल सही है कि शेक्सपियर ट्रेजेडी में मर्डर, ब्लड, कॉस्टली एटमॉस्फेयर, ये सब बहुत कॉमन सा पॉइंट है। शेक्सपियर गिव्स वैल्यू टू कैरेक्टर रादर देन प्लॉट। शेक्सपियर जो किसको वैल्यू देते हैं, कैरेक्टर को वैल्यू देते हैं, ना कि प्लॉट को वैल्यू देते हैं। अकॉर्डिंग टू एसी ब्रैडले, ये चीज पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू एसी ब्रैडले की नजर में शेक्सपियर हैड ओनली अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी। शेक्सपियर में ट्रेजेडी का सेंस था, ट्रेजेडी का दर्शन नहीं था। अगर कोई ये पूछता है कि एसी ब्रैडले कौन है, तो एसी ब्रैडले शेक्सपियर का सबसे बड़े क्रिटिक है, जिन्होंने एक किताब लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये कई बार पूछा जा चुका है। PEAREAN, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये किताब 1904 में आई हुई है। SHAKESPEAREAN, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में आई हुई है। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, एक किताब है जो एसी ब्रैडले ने लिखा हुआ। और एसी ब्रैडले क्या कहते हैं कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में आपको ट्रेजेडी का सेंस तो मिलेगा, लेकिन उसका फिलॉसफी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इट इज कैरेक्टर दैट लीड्स मेन टू द अल्टीमेट कैटास्ट्रॉफ। यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो ये कैरेक्टर ही है, मतलब कैरेक्टर का मतलब कि एक कैरेक्टर का उसका अपना खुद का, आप कह सकते हैं, एक्शन, उसका क्रियाकलाप जो उसके पतन का कारण बनता था, कि उसका भाग्य। इसीलिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। शेक्सपियर के प्ले में चरित्र ही भाग्य, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। जैसा आप बोलते हैं वैसा आप काटते हैं। मैकबेथ ने बुरा किया, हैमलेट का अपना कुछ कमियां थी, किंग लियर की कमियां थी, ओथेलो की कमियां थी, इयागो की कमियां थी, सबका पतन हुआ। ये बात आती है। ये शेक्सपियर ट्रेजेडी calamities do not simply happen, nor are they said, they proceed mainly from action। कह शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो संकट आता है वो ऊपर से नहीं आता, बल्कि आदमी के अपने एक्शन से। जैसा उसका एक्शन होगा, बुरा एक्शन होगा, बुरा काम करेगा, तो उसके ऊपर बुरा एक्शन आता है। ऐसा नहीं कोई दैवी आपदा आती, ईश्वर संकट नहीं भेजता, मैं खुद उस संकट को जन्म देने वाला है। इस शेक्सपियर ट्रेजेडी कैरेक्टर ऑफ द एक्टर डिटरमिन्स हिज डेस्टिनी, नॉट डेस्टिनी डिटरमिन्स कैरेक्टर। शेक्सपियर ट्रेजेडी में खुद कैरेक्टर अपना भाग्य डिसाइड करता है। अगर अच्छा काम करेगा भाग्य अच्छा होगा, बुरा काम करेगा तो उसका भाग्य बुरा होगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ स्टोरी ऑफ एक्सेप्शनल कैलामिटी लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ मैन इन अ हाई स्टेट। करें जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, उसमें जो है क्या होता है, उसमें एक तरह से जो है एक एक्सेप्शनल कैलामिटी दिखाया जाता है कि और वो जो है कैलामिटी इतनी त्रासदी, इतनी भयंकर होती है कि उसमें सबका डेथ दिखा दिया जाता है, लास्ट में सारे लोग मारे जाते हैं। पोएटिक जस्टिस हैज नो प्लेस, पोएटिक जस्टिस का कोई प्लेस नहीं है। फेट इज द अल्टीमेट पावर इन द ट्रेजिक वर्ल्ड। करें कि जो भाग्य है वही सबसे बड़ी ताकत है ट्रेजिक वर्ल्ड में, खास करके ग्रीक ट्रेजेडी में। इविल इज द मेन सोर्स ऑफ कन्वर्जन इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। बुरी आत्मा या बुरा कार्य जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में पतन का सबसे बड़ा कारण है। द सेंटर ऑफ ट्रेजेडी लाइज इन एक्शन इशूइंग फ्रॉम कैरेक्टर, और कैरेक्टर इशूइंग इन एक्शन। करें कि जो सेंटर है ट्रेजेडी का, वो सबसे बड़ा चीज क्या है, एक्शन है, कि कैसा एक्शन है, ट्रेजिक एक्शन है। और यह जो एक्शन है वह कैरेक्टर के क्रियाकलापों पर डिपेंड करता है। अगर उसने बुरा काम किया तो उसका पतन होगा, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड मिलता है। दिस थिंग यू फाइंड। तो एक नजर में उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की खासियत बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस क्रिटिक ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की किताब 1904 में लिखी है। सर एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडले ने लिखा है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में थ्री यूनिटीज का यूज है। नो सर। नो सर। थ्री यूनिटीज से क्या मतलब है? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। Unity of time, unity of place, unity of action, sir.
यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। इन तीनों में से कौन सा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है? यूनिटी ऑफ एक्शन। So unity of action. यस, यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं? सर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है वो किसके माध्यम से आता है? सर हीरो एंड साइड। या सर हीरो के बीच में एंड इट्स सोल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिलिटी एंड असाइड। इतना बार-बार अभी एक्सप्लेन मैंने किया है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिलिटी एंड असाइड। शेक्सपियर में कैरेक्टर इज डेस्टिनी एंड डेस्टिनी इज कैरेक्टर। सर कैरेक्टर इज डेस्टिनी। Character is destiny. इसका क्या मतलब कैरेक्टर इज डेस्टिनी का? कैरेक्टर काम करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी और अच्छा काम करेगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। आपका चरित्र ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। जैसा आपका चरित्र अच्छा है, भाग्य अच्छा होगा। भाग्य वगैरह उनकी नजर में कुछ कुल मिला करके किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा। ये शेक्सपियर का मानना है। पोएटिक जस्टिस शेक्सपियर की ट्रेजेडी में देखने को मिलता है? नो सर। नो सर। जस्टिस शब्द किसने यूज किया था? थॉमस राइमर। सर राइमर। थॉमस राइमर ने यूज किया हुआ है। वो थॉमस राइमर ने। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में डू यू फाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर और मेल कैरेक्टर? मेन कैरेक्टर। हीरो। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो केवल वो जो है केवल पोएटिक लैंग्वेज में लिखा गया कि प्रोजाइक लैंग्वेज का भी यूज किया गया? प्रोजाइक लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज का, पोएटिक लैंग्वेज और प्रोजाइक दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है। शेक्सपियर ने केवल एक लैंग्वेज उन्होंने यूज किया, केवल पोएटिक लैंग्वेज। प्रोजाइक और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया है। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसमें ब्लड है, टेरर है, गॉस्टली एटमॉस्फेयर है, सुपरनेचुरल कैरेक्टर है। मैकबेथ में सुपरनेचुरल कैरेक्टर किस रूप में आती है? हैमलेट में किस रूप में आई है? हैमलेट में गोस्ट के रूप में। हैमलेट में गोस्ट के रूप में। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे और इसमें ऐसा कुछ नहीं। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में क्या आप कोरस पाते हैं? रोल ऑफ कोरस? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैरेक्टर सर। कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसने कहा है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा। अरिस्टोटल ने कहा। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अब नाउ यू आर गोइंग टू गेट शेक्सपियरियन कॉमेडी। और शेक्सपियरियन कॉमेडी में आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें मैं रफली इस तरह से बता रहा हूँ। A comedy is often defined as a dramatic composition with a happy ending। तो कॉमेडी होती है, यह एक ऐसी रचना है जिसका हैप्पी एंडिंग होता है। कैसा होगा? हैप्पी एंडिंग। कल भी मैंने बात किया था। It has also been defined as a play aiming at the production of laughter। प्रोडक्शन ऑफ लाफ्टर दूसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? प्रोडक्शन ऑफ लाफ्टर, कि उसमें हंसी जन्म लेती है। हैप्पी एंडिंग होगा, प्रोडक्शन ऑफ लाफ्टर होगा। Shakespearean comedy has both these elements. It has a happy ending and it also makes us laugh। Shakespearean comedy में ये दोनों चीज है। कौन कौन सी? एक तो हैप्पी एंडिंग है और it makes us laugh। The source of Shakespearean comedy comes from Plautus and Terence। जो सोर्स है शेक्सपियरियन कॉमेडी का वो जो आपके ग्रीक कॉमेडियन थे वहां से, प्लाउटस और टीरेंस से आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्लाउटस एंड टीरेंस से। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो कॉमेडी है इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन विद हैप्पी एंडिंग। अ ड्रामेटिक कंपोजिशन रिटन अ हैप्पी एंडिंग। इट हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज अ प्ले एमिंग एट द प्रोडक्शन ऑफ लाफ्टर। इसमें लाफ्टर होता है और शेक्सपियर की कॉमेडी में दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? हैप्पी एंडिंग है और लाफ्टर भी है। उसका सोर्स क्या है? प्लाउटस और टेरेंस का। प्रोफेसर डाउडर है शेक्सपियर कॉमेडीज आर ऑल मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विवेसिटी, क्लेवरनेस, डिलाइट इन ब्यूटी
एंड द क्वाइट एंजॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये उनका कोटेशन है डाउडन का, ये चीज आपको ध्यान में रखना। इट हैज बीन आस्क्ड। इस शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है उसमें क्या है, विवासिटी है, क्लेवरनेस है, डिलाइट है, ब्यूटी है, वो सब उसकी खासियत उन्होंने बताया हुआ है। बाकी अगर एक वर्ड में आप पूछेंगे शेक्सपियर कॉमेडी में क्या है, तो शेक्सपियर जो कॉमेडी है, इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर in dramatic form which has the theme of love, marriage, beauty, romance, music, dance, merry-making life, and some hurdle come, but that is overcome in the end of the play. फिर उसके बाद है, अगर सिंपल सा बताया जाए कि ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर अगर ब्रॉडली बात की जाए तो जो कॉमेडी है ये दो तरह से बांटा जाता है। और कौन सा, एक तो द क्लासिकल कॉमेडी है और एक आपका जो है कौन सा कॉमेडी है, शेक्सपियरियन कॉमेडी है। तो जो क्लासिकल कॉमेडी उसमें क्या था, क्लासिकल कॉमेडी फॉलो द रूल ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन एज लेड बाय एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन मास्टर। जब भी आप क्लासिकल कॉमेडी की बात करते हैं तो वो कॉमेडी होती है जो प्राचीन ग्रीक और रोम में जिन राइटरों ने लिखा उनको जो है, ग्रीक और रोमन जो मास्टर्स थे जो उन्होंने कॉमेडी लिखा था, उसमें होता क्या था, द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री यूनिटीज। उसमें थ्री यूनिटीज की बात होती थी, टाइम प्लेस और एक्शन की बात होता था। उसमें कॉमेडी और ट्रेजिडी का एक सेपरेशन होता था, कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट मिलते नहीं थे बल्कि अलग किए जाते हैं। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द कॉमिक एंड द ट्रेजिक एंड द लाइट एंड सीरियस। मतलब जो ग्रीक कॉमेडी होती थी उसमें कभी भी जो जो ट्रेजिक एक्शन था कॉमिक एक्शन के साथ नहीं मिल पाता था, जो सीरियस होता था वह सीरियस एलिमेंट लाइट के साथ नहीं मिल पाता था। रियलिज्म इन डीलिंग विद, और उसमें रियलिज्म होता था, एवरीडे लाइफ को लेकर के बात की जाती थी, आयरनी का यूज होता था, सटायर का यूज होता था। उसका कॉमेडी का मकसद करेक्टिवनेस था और सैटरिक एम था। तो जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि जो क्लासिकल कॉमेडी थी उसकी क्या क्या खासियत थी, क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल सर कॉमेडी में एंशियंट क्या मतलब, ग्रीक और लैटिन पर आधारित थी ये। एंशियंट ग्रीक पर सर। एंशिएंट ग्रीक और रोमन के राइटर्स ने इसको लिखा हुआ था। उसमें एक तो ये था कि द ऑब्जर्वेंस ऑफ थ्री यूनिटीज का यूज किया जाता था, टाइम का, प्लेस का, एक्शन का यूज होता था। ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट और लाइट और सीरियस एलिमेंट का बिल्कुल सेपरेट होता था, दोनों आपस में मिक्सअप नहीं किए जाते थे। रियलिज्म इन डीलिंग, और जितनी भी चीजें थी सब रियलिटी पर आधारित थी, और एवरीडे जो लाइफ होता था ऑर्डिनरी मैन का उसको लेकर के बात किया जाता था। उसमें जो है जिस तरह से शेक्सपियर कॉमेडी में कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन है, ब्यूटी है, लव है, म्यूजिक है, मेरी मेकिंग लाइफ है, डांस है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, इस तरह की चीजें वहां पर नहीं होती थी। वहां पे क्या होता था, सटायर था, आयरनी थी, रीजन था, रेशन था, पेटी इश्यू था, माइनर सब्जेक्ट मैटर होता था। दूसरी तरफ अगर आप शेक्सपियरियन कॉमेडी की बात करेंगे, द शेक्सपियरियन कॉमेडी ऑन द अदर हैंड इज रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी या एलिजाबेथन कॉमेडी कहा जाता है। इट ग्रीव आउट ऑफ नेशनल टेस्ट एंड ट्रेडिशन, या जो है खुद इंग्लैंड का जो मिट्टी है, जो उसका टेस्ट और ट्रेडिशन है, उसका वहां से आया हुआ है। द ड्रामेटिस्ट डज नॉट केयर फॉर एनी रूल्स, इसमें किसी रूल का वो केयर नहीं करते हैं, बट राइट्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ हिज फैंसी, बल्कि वे अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चीजों को अंजाम देते हैं, किसी रूल में बंधकर नहीं रहते। द थ्री यूनिटीज आर केयरलेसली थ्रोन टू द विंड, जो थ्री यूनिटीज है उस सबको जो है इग्नोर कर दिया जाता है। देयर इज अ फ्री मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट, और इसमें ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट का मिंगलिंग होता है। देखिए यही अंतर है, वहां पे द ऑब्जर्वेंस ऑफ थ्री यूनिटीज है। कहाँ पे द ऑब्जर्वेंस ऑफ थ्री यूनिटीज है, ग्रीक ट्रेजेडी में। शेक्सपियरियन ग्रीक कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी में थ्री यूनिटीज का कोई महत्व नहीं है। जो क्लासिकल कॉमेडी है, जो ग्रीक कॉमेडी या रोमन्स वगैरह जो कॉमेडी थी, उसमें सेपरेशन था, किसका सेपरेशन था, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट का, या आप कह सकते हैं लाइट और सीरियस का। लेकिन यहाँ पे दोनों का मिक्सअप है। शेक्सपियरियन कॉमेडी में ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट मिक्सअप होकर के चल रही है। द सीरियस एंड द गेम, फॉर शेक्सपियर रियलाइज दैट लाइफ इज अ बिगर यार्न ऑफ जॉयज एंड सॉरो। चूंकि शेक्सपियर ने महसूस किया कि जीवन जो है खुशी, जीवन में खुश और मतलब खुशी है और दुख है, इसलिए जो ड्रामा होता है वो जीवन का रिफ्लेक्शन होता है, और इसीलिए उन्होंने कॉमेडी में ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट दोनों को जगह दी है। एंड इट वुड बी अननेचुरल टू सेपरेट देम, अगर हम उनको अलग करते तो यह अस्वाभाविक चीज है। इट्स एम इज नॉट करेक्टिव,
जो शेक्सपियर कॉमेडी था उसका एम ये नहीं था कि उसमें किसी में सुधार करना है, किसी में कोई निगेटिव पॉइंट ढूंढना है और एक या उसकी हंसी उड़ाना, ये नहीं था। Follies are no doubt exposed and ridiculed, but the laughter is inherent sympathetic. Undoubtedly कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर होगा उसमें कुछ कमियां होगी, उन कमियों को शेक्सपियर ने भी हाईलाइट किया, उसमें सुधार की गुंजाइश दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें उन्होंने व्यंग किया, ऐसा नहीं था। मालगुलियों का कैरेक्टर अगर आप ले लेंगे उसमें कुछ वीक पॉइंट था, वो एक प्यूरिटन कैरेक्टर था, हो सकता है एक सैटिरिकल फॉर्म में भी रहा हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था उनकी कि उनके जो है कॉमेडी में गे है, डिलाइट है, प्लेजर है, these things you find. The dramatist sympathizes even when he laughs. It has some other features. इसमें और क्या क्या फीचर था, एक तो रोमांटिक सेटिंग है, कन्फ्रंटेशन ऑफ रियलिज्म एंड रोमांस है, दो दो दुनिया दिखाई जाती है, रियलिटी की दुनिया और रोमांस की दुनिया। लव इन ऑल वैरायटी, तमाम तरह के लव का दिखाया जाता है, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स है, द फूल का यूज है, द रोल ऑफ चांस एंड फेट है, डिफिकल्टीज एंड क्रॉसेस है, द रोल ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है। These things you find. और एक और यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया कि सी द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इन द चैप्टर शेक्सपियर एज ऑथर इन द स्पेशल मटेरियल ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। वो टीजीटी और पीजीटी का जो इसी किताब में जो राइटर शेक्सपियर जब डिस्कस किया गया उसमें ये बातें और की गई है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये पूरा का पूरा शेक्सपियरियन कॉमेडी का एक पॉइंट्स रहा है, जिसमें आप पाते हैं कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में 3 यूनिटीज का यूज नहीं है, कोरस का यूज नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट का यूज नहीं, बल्कि मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट है। थीम क्या है? लव है, मैरिज है, ब्यूटी है, म्यूजिक है, डांस है, मेरी मेकिंग लाइफ है। और अगर याद होगा, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन करके ओथेलो में, नॉट ओथेलो सॉरी, ट्वेल्थ नाइट में एक लाइन आता है। और सबसे बड़ा चीज की रोमांटिक सेटिंग है, एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है दुख नाम की कोई चीज है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, इस तरह की चीजें हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट इसमें जो है आते हैं, लेकिन वो परियों के रूप में आते हैं, जो कि हीरो और हीरोइन के बीच में जो थोड़ा सा फैमिली के मेंबर डिस्टर्बेंस लाते हैं या उनके अंदर सेपरेशन लाते हैं, उनको मिलाने का काम करते हैं। तो फेरीज इसमें आती है और जो डिफिकल्टीज होती है वो सबका सब ओवरकम हो जाता है लास्ट में जो है। और ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो आई थिंक कि टुडे यू गॉट अबाउट विलियम शेक्सपियर, उनका ट्रेजेडी, उनका कॉमेडी, बायोग्राफिकल स्टडी, व्हाट क्रिटिक्स अबाउट दिस, ये सब चीजें हैं। एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। नाउ कंक्लूडिंग है, अगर आपको कुछ कहना होगा क्लास का फीडबैक और जवाब कीजिए, आप अपना ग्रुप में डालें। सर ये सीट मिल जाएगा? शीट हमने कई बार शेयर किया, हमारे यहाँ से डिलीट हो चुकी है और ग्रुप पे सर मैंने ग्रुप में डाला था। पे है वो दोबारा। शीट कौन मांग रहा है? प्लीज मेंशन योर नेम, हो सकता है मैं इंडिविजुअली भेज दूं। सर मैंने ग्रुप में अभी कल परसों, सर मैंने सैटरडे को ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, ठीक है, ओके। आई जस्ट वांट टू नो कि हु इज आस्किंग दिस। या मेंशन योर नेम, हु इज आस्किंग दिस शीट। सर टीचमेंट में नहीं है क्या? स्टडी मटेरियल में नहीं है उसमें? अशोक जी पूछ रहे हैं। अच्छा ओके अशोक जी, मैं आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा। 30 मिनट में नहीं मटेरियल डाला जा रहा, 30 मिनट वाले उस मटेरियल को जनरलाइज कर दे रहे हैं, वो दूसरों तक पहुंचा दे रहे हैं, वो आपको मटेरियल को अपना खुद का हिस्सा बना रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे। तो सर ठीक, ग्रुप में मिल जाएगा सर? हाँ ग्रुप में मिल जाएगा, मैं आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा। ओके ओके सर।